तो आप सब कोई इस लाइव को शेयर कर दीजिए, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो उतना इस लाइव को आप लोग शेयर कर दीजिए। और हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में, लाइव क्लास में अगर आप जुड़े होंगे तो आप सभी को मालूम है कि हमारा इस लाइव आने का उद्देश्य क्या है। तो आप सबको मालूम है कि इस लाइव के जरिए में आपको न्यूमेरिकल प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे वो मैं सिखाने वाला हूं। बच्चों, थ्योरेटिकल के लिए मैं इसी चैनल पे हर एक रोज शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो कि थ्योरेटिकल का डीपली क्लासेस को इंट्रोड्यूस करता है वो, जिसमें अगर आप थ्योरी से रिलेटेड चीजों को जानना चाहते हैं तो आप उस क्लास के माध्यम से अपने आप को थ्योरेटिकली सही कर सकते हैं। और इस क्लास में, हम लाइव क्लास में आपको न्यूमेरिकल क्लास के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। और पिछले क्लास में हमने एक प्रश्न बनाया था और एक प्रश्न आपके लिए हमने छोड़ा था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस प्रश्न को बनाए होंगे। अगर बनाए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बनाए हैं तो भी कोई बात दिक्कत वाली नहीं है। अब हम लोग उस क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हम सबसे पहले प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, वो आपको कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड होगा। तो एक प्रश्न हमने पिछले क्लास में आप सभी के बीच में डिस्कस किया था और दूसरे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में एक क्वेश्चन आप सभी के बीच मैंने बनाया था। जो लोग भी पिछला लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए होंगे वो पिछला लाइव वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा। आप इसे हल किए होंगे, आपके भरोसे हमने छोड़ा था इस प्रश्न को। अगर किए होंगे तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर हम करने वाले हैं आप सभी के बीच में। बाबू, थोड़ा सा लाइव आने का अनुभव नहीं है, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको भी मजा आएगा लाइव जुड़ने में कि हाँ, क्या मजा आ रहा है। अब कुछ धीरे धीरे हैबिट्स हो जाएंगे तो आपको भी लाइव जुड़ने में मजा आएगा बच्चों। तो चलिए दूसरे प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या था बच्चों, जरा देखिए आप लोग। प्रश्न नंबर 2 आपका कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। इसमें 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्फीयर, और उसी का दूसरा सेक्शन कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। और उसका हिंदी हूबहू हमने नीचे प्लेस कर दिया है ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और हिंदी मीडियम के बच्चे हमसे कंप्लेन ना करें कि सर हमारे साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। तो बच्चों, आपके साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं। चलिए, हिंदी आपका नीचे है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छे ढंग से समझेंगे। अगर आपको प्रश्न समझने आ जा रहा है तो फिर उसका आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि एक स्मॉल स्फीयर है जिसका जो चार्ज है बाबू 0.4 माइक्रोकूलम।
कुछ साइन उसके साथ नहीं इंक्लूड किया, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, और इसी पर जो चार्ज है वो आपका है 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चों। फिर आगे कह रहा है ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम, यानी इसके ऊपर ये जो चार्ज है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। तो इसके ऊपर कौन लगाता है, तो -0.8 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो इसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो बाबू यहां नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो चार्ज है ये वो नेगेटिव नेचर का है, वो ऋणात्मक प्रकृति का है। ये तो क्लियर है आप लोग। तो चलिए ये नेगेटिव नेचर का है। ठीक है बच्चों। और इस पे जो चार्ज की वैल्यू है वो कितना है, 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है। तो कह रहा है कि इसके ऊपर ये जो चार्ज है आपका फोर्स लगाता है, और वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो आप सभी को मालूम है कि चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है। ठीक है। कितना फोर्स लगाता है, तो आगे लिखा कि इन एयर, हवा में लगाता है कितना बाबू, 0.2 न्यूटन का, यानी 0.2 न्यूटन का ये फोर्स लगाता है। यानी इसके ऊपर ये जो फोर्स लगाता है वो 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाता है। मतलब इसके द्वारा इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों, तो जो फोर्स लगेगा वो 0.2 न्यूटन का होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन में आपसे क्या आस्क किया है, तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। तो ये जो दोनों स्फीयर है इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दूरी क्या होगा, आपसे आस्क किया गया, आपसे पूछा गया है। तो ये दूरी इनके बीच की जो भी होगी ये निकालने के लिए कही गई है। हम मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, तो r है, और यही आपसे पहले प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है बच्चों। अगर आप इसको निकालने की बात है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहां भी एक चार्ज है और यहां भी एक चार्ज है, और इसके बारे में बोला गया है कि दो स्मॉल स्फीयर है, यानी पॉइंट चार्ज है। तो दो पॉइंट चार्ज हो, उनके बीच डिस्टेंस हो, तो इससे रिलेटेड हमने एक नियम पढ़ा है, एक लॉ पढ़ा है जो कि कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है बच्चों। तो कूलम्ब्स लॉ से हम जान सकते हैं कि F बराबर क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या क्या दे दिया है, तो बोला है कि यार इसके ऊपर फोर्स लगाता है, और कुछ यहां गड़बड़ हुआ है, जनता गड़बड़ हुआ है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बच्चों। ठीक है ना, यानी फोर्स ये जो इसके ऊपर लगाएगा वो अपनी तरफ उसको खींचेगा, और ये आपका फोर्स होगा 0.2 न्यूटन का। तो इनके बीच जो फोर्स लगने वाला होगा वो फोर्स कितना है, तो 0.2 न्यूटन, यानी इसकी वैल्यू आपको दे दिया है 0.2 न्यूटन। और ये फोर्स किस में दिया है, तो न्यूटन में। आप जानते हैं कि फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है बच्चों वो न्यूटन होता है। कोई दिक्कत इसमें? तो बाबू ये जो न्यूटन दिया हुआ है फोर्स का ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट दिया है भाई, तो सारा डाटा हम रखेंगे किस यूनिट में बाबू, तो ऐसा यूनिट में। क्योंकि फोर्स ऐसा यूनिट में है तो जो भी डाटा हम रखेंगे अब तो ऐसा यूनिट में ही रखेंगे बच्चों। अब इसके बाद हम आते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मालूम है आपको, ऐसा यूनिट में कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, Q1 × Q2, यानी दो चार्ज है आपका, अगर ये Q1 है तो ये Q2 होगा, और ये Q1 है तो ये Q2 होगा। तो भैया चलिए इसी को हम Q1 मानते हैं। और देखिएगा बाबू ये जो वैल्यू दिया है चार्ज का वो किस में दिया है, माइक्रोकूलम में दिया है। आप जानते हैं कि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, माइक्रोकूलम नहीं होता है। यानी जो चार्ज का वैल्यू लिया गया है यहाँ पर, जो दिया गया है यहाँ पर, हम डायरेक्ट इसको नहीं रख सकते हैं, इसको रखेंगे तो ऐसा यूनिट में रखेंगे। और चार्ज का अगर यूनिट कूलम होता है और ये डाटा दिया है माइक्रोकूलम में, तो माइक्रोकूलम को कूलम में हमें चेंज करना होगा। और आप सबको मालूम ही होगा कि माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए हम 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए हम Q1 का मान रखते हैं, तो 0.4
इंटू 10 टू दी पावर -6। तो ये 10 टू दी पावर -6 हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि माइक्रो कूलम कूलम में बदल जाए। Q2 भी माइक्रो कूलम में दिया है बच्चों, तो इसको भी हम कूलम में बदलेंगे तो मल्टीप्लाइड 0.8 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो हमने ये Q2 भी मान रख दिया। बचा क्या बाबू? R, और यही R तो आपसे पूछा है। तो आइए नीचे में क्या बाबू, R स्क्वायर कर लेते हैं। जब यहां पर आप R स्क्वायर कर लेंगे बच्चों, तो देन आफ्टर इस सारे चीज में हम यहां न्यूटन हटा देते हैं बाबू, क्योंकि लास्ट में जो भी आएगा वो आंसर कर लेंगे। हमने न्यूटन लिख लिया था। 0.2 फोर्स का वैल्यू हो गया। अब इसमें बचा क्या बाबू? R। क्या ये R आपसे कैलकुलेट नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा। तो वही R आपसे क्वेश्चन में क्या किया है, पूछा है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। कहिएगा तो हम उसको निकाल देंगे, कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है बच्चों। आइए, आप काहे कहेंगे कि सर नहीं निकाले? देखेंगे जनता, ये 0.2 न्यूटन है, इसको हम इधर ले जाते हैं, बाकी को इधर ला लेते हैं। और साथ ही साथ बाबू जरा देखिएगा, ये पॉइंट को आप उड़ाइए, इस पॉइंट को, ये दशमलव को उड़ाइए, दशमलव को यहां से उड़ाइए आप, तो नीचे 10 आएगा। ठीक है ना? तो जो आएगा मैं लिखता हूं, देखिएगा। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए आप चाहे तो। ठीक है ना? या तो हम देखिए काट रहे हैं कुछ चीज, दशमलव उड़ा रहे हैं, इधर से 10 हो जाएगा, इधर से दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 होगा, और ये भी दशमलव उड़ाएंगे तो एक और नीचे में 10 होगा। अब इस तरह से 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यहां से कट रहा है। और बाकी जो चीजें हैं बाबू, 1 10 से आपका 1 10 कट जा रहा है। बाकी चीज आप देखेंगे क्या क्या बचा। तो R स्क्वायर हुआ, यहां 9 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो 9 दूनी 18 और 18 अठैया क्या होता है वो 144। तो आप यहां पर 144 लिख लेंगे, यानी 144। देन आफ्टर 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -6, और ये 10 टू दी पावर +9 है। तो बाबू यहां 10 एक नीचे बच रहा है, इस 10 से एक 10 काटेंगे तो यहां 10 का पावर 8 हो जाएगा। तो इस तरह से 10 का पावर -6, 10 के पावर -6, और यहां पे 10 का पावर +8। तो 10 का पावर -6, 10 का पावर -12 और 8, तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर आपका -4 हो जाएगा। तो R स्क्वायर को मैंने अलग कर लिया, और जो भी डाटा बना हमने इसको लिख लिया। अब इस तरह से हमको R स्क्वायर नहीं निकालना है बच्चों, निकालना क्या है? तो R निकालना है। R स्क्वायर नहीं निकालना, क्या निकालना है? R निकालना है। तो R निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? इसको इधर भेज देंगे स्क्वायर को, तो क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा, और 144 इंटू 10 टू दी पावर -4 रूट के अंदर आ जाएगा। और इस तरह से बाबू आप जानते हैं कि 144 का रूट कितना आएगा? 12, 10 का पावर -4 है तो क्या होगा? 10 का पावर -2। और ये जो डाटा आएगा बाबू, ये किस में आएगा? तो सेंटीमीटर में। सॉरी जनता, ये जो डाटा आएगा सेंटीमीटर में थोड़ी आएगा, यूनिट है ना, ये आ जाएगा डाटा आपका मीटर में। तो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा? तो 12 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। ठीक है बच्चों? बाबू अगर आप एनसीईआरटी का आंसर मैच कराएंगे, तो एनसीईआरटी में जो बीच का डिस्टेंस दिया है वो दिया है 12 सेंटीमीटर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये मीटर में है, और आंसर दिया है एनसीईआरटी में सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 यानी 10 का पावर 2 से गुना करेंगे। 10 का पावर 2 यहां गुना करेंगे तो 10 का पावर -2, 10 का पावर +2, क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से बाबू, तो ये 10 का पावर -2, 10 का पावर +2, यहां मीटर की जगह पर सेंटीमीटर यूज करेंगे, तो मीटर जगह क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो आइए लिख के देख ही देते हैं। 10 के पावर -2, अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करने का, तो क्या होगा? ये सेंटीमीटर बदल जाएगा। तो इस तरह से जो डाटा निकलेगा वो क्या निकलेगा? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यानी आपका जो आंसर ए का चाहिए था आपको, वो कितना हो जाएगा? यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस आपका हो जाएगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा? तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? तो ये प्रश्न का पहला हमने भाग हल कर लिया। ठीक है ना?
अब आगे मैं ये आपको निकाल के बीच का डिस्टेंस नहीं दिखाऊंगा, पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं तरीका आपको बताऊंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे ताकि टाइम हमारा कम लगे, ठीक है ना। मैं यहीं पे छोड़ सकता था और बोलता कि बाबू यहां से आप आर निकाल लीजिए, तो आप ये तो कर सकते थे ना बच्चों, बोलिए ना यस और नो। ठीक है बाबू, ये तो कर सकते थे। और प्लीज बाबू आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स में बिना मतलब का चैट नहीं करेंगे, बिना मतलब का मैसेज नहीं करेंगे, काम का मैसेज करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। अन्यथा बाबू मजबूर होकर के जो बच्चे डिस्टर्ब करेंगे उनको मैं हमेशा के लिए लॉक कर दूंगा। तो प्लीज आप सभी कोऑपरेट करिए, पढ़ने से रिलेटेड जो भी बातें हैं आप हमसे डिस्कस कीजिए, मैं आपसे पूछता हूं आप हमसे पूछिए, बस इतनी सी। अब ना कि बैठ के आप बातें कर रहे हो इधर उधर की, तो ये बाबू बात सही नहीं है। चलिए, तो ये आप तो कर सकते थे, ये 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। इसका एक और सेक्शन है बी, क्या कहता है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड एस्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, यानी इसके द्वारा इसके ऊपर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, तो बताइए इसके द्वारा इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया जाएगा। यानी इसने इसके ऊपर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अब ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा आपसे ये पूछा गया है। तो आप सभी तो बहुत समझदार है जनता, आप बहुत समझदार है, तड़ाक से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ऐसा और इसके ऊपर ये अगर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो यह इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो 0.2 न्यूटन का। ऐसे तो आप न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे, क्या कहता है कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का क्या होता है, वो रिएक्शन होता है। आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी आपके ऊपर फोर्स लगाता है। मैग्नीट्यूड यानी मान आपस में बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। मतलब ये इसके ऊपर अगर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो यह भी इसके ऊपर क्या करेगा, 0.2 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम आंसर कर सकते हैं। तो इसके द्वारा इसके ऊपर जो फोर्स लगाए तो प्लस है तो माइनस को अपनी ओर खींचेगा। देखिए ना, ये इधर लगा रहा था तो ये इधर लगाएगा, और ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0.2 न्यूटन। तो यहां पर जो फोर्स लगाया जाएगा इसके द्वारा इसके ऊपर, मान लीजिए F1, और वो कितना होगा, 0.2 न्यूटन। ये आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा कि इनके बीच का डिस्टेंस बताइए, दूसरे में पूछा कि इसने इसके ऊपर 0.2 लगाया तो यह इसके ऊपर कितना लगा रहा होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आप ये कह सकते हैं कि जितना वो लगाएगा इतना ये भी लगाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है ना। तो कहिएगा सर सच में आसान था, तो हाँ बाबू आसान था। धीरे 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 आपके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा, समझे। शुरुआत आपके साथ किए हैं तो बहुत इजी प्रश्न से कर रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम इसके स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या तो क्या करेंगे, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या तो वीडियो जब ये अपलोड हो जाएगा तो वहां से भी इसको कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। फिर मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूंगा। तो ठीक है बच्चों, मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। और अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अब ये भी प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है ये भी एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया है। बच्चे कहते हैं कि सर एनसीईआरटी के बुक से आप प्रश्न बनवा रहे हो। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनसे एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन नहीं बनता है, समझे। तो थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको भी मैं शामिल करूंगा। उसके अलावा
अदर बुक के प्रश्नों को भी मैं हल करूंगा। अभी मैं कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड प्रश्न ही बना रहा हूं। तो एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, फिर आगे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, चेक दैट द रेशियो, चेक दैट द रेशियो यानी इसका और इसका जो रेशियो है इज डायमेंशनलेस, यानी इसको चेक करके बताइए आप कि ये जो है ना आपका ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस समझते हैं, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। आप अगर लिखते होंगे कुछ इस तरह से m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, तो ये आप अगर लिख रहे हैं इसका मतलब m का भी डायमेंशन 0 है, l का भी डायमेंशन 0 है, t का भी डायमेंशन 0 है। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का ये डायमेंशन फॉर्मूला निकल करके आएगा, m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 0, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे कि वो डायमेंशनलेस है, वो बीमाहीन है। तो हमें दिखाना है कि ये जो है ना ये डायमेंशनलेस है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके लिए कर सकते हैं k का डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, E का डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर k क्या है तो कांस्टेंट है, E क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज है, G भी यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M यहाँ पर मास है और ये भी मास है। सबके डायमेंशन फॉर्मूला को अगर रखेंगे आप, देन आफ्टर इस मिल जाएगा आपको कि ये डायमेंशनलेस है। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका से भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो पहले हिस्से में कह रहा है कि आप इसको चेक करके बताइए, आप इसको प्रूव करके बताइए कि ये जो क्वांटिटी आपका है ये क्या है तो डायमेंशनलेस है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं कि लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। कह रहा है कि आप टेबल देखिए फिजिकल कांस्टेंट का और उसके टेबल के मदद से आप इसके वैल्यू को क्या कीजिए, निकालिए, ठीक है। और इसके वैल्यू को निकालिए और बताइए कि वो क्या बताना चाह रहा है, वो वैल्यू, उससे क्या आपको संदेश मिल रहा है, उससे क्या आपको निर्देश मिल रहा है, उसको भी आपको बताने हैं। तो इसमें पहला काम है कि इसको डायमेंशनलेस प्रूफ करें, दूसरा काम है इसके वैल्यू को निकालें और उसके वैल्यू को हम थोड़ा सा सिग्निफाई करें, जांचें कि वो क्या बताना चाह रहा है या वो क्या दर्शाना चाह रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको भी हम डील करते हैं। प्यारे बच्चों, आप पेशेंस रखेंगे, आप हमारा साथ देंगे, घबराएंगे नहीं, धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। थोड़ा सा जैसे जैसे हम लोग पुराने होते जाएंगे लाइव क्लास के माध्यम से, वैसे वैसे आप में को और भी मजा आने लगेगा। प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारा जो था आप सभी ने देख लिया, हम उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो दो सेक्शन इसका है, एक तो प्रूफ करना है कि डायमेंशनलेस होगा, दूसरा प्रूफ निकालना है उसका वैल्यू। तो चलिए पहला हम सेक्शन को ए मान लेते हैं और उसके ऊपर बढ़ते हैं। और वो क्या था बाबू, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी। ये जो है क्या है, इसको हमें सिद्ध करना है कि इसका जो रेशियो होगा वो डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। चलिए अच्छी बात है। और डायमेंशन लेस का मतलब बाबू m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 0, और कोई भी क्वांटिटी हो सबका आपका पावर 0 ही होना चाहिए। तो ये आपका हमें सिद्ध करना है कि ये जो होगा ये डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम इसको चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इक्वेशन मान सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो इक्वेशन का यूज करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हम बना लेंगे, ठीक है। बाबू आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, तो मैं बताता हूं क्या है। बाबू बाबू एज्यूम कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, या तो इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर लीजिए, या तो देखिए बाबू यहाँ पे एम ई का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
और एमपी का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन मानिए दूसरा प्रोटॉन मानिए। चलिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं बाबू हम और एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं प्रोटॉन। दो चार्ज पार्टिकल आप एज्यूम कर लीजिए और इनके बीच का डिस्टेंस आप आर मान लीजिए। अब इनके बीच हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना चाहते हैं। तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो कहेगा सर आप लिखते हैं F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। यहां पर आपने K लिख दिया। बाबू K है क्या बाबू, यहां पर इस K को मैंने रिप्लेस किया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट से। ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसी को हमने K मान लिया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है ये। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर आप जानते हैं कि चार्ज कितना होता है। तो आप सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो एक समान होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसके पर क्या होता है, उस पर भी होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हाँ ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये प्रोटॉन है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो हम चलिए ना मान दोनों का सेम ले लेते हैं। इस पर अगर चार्ज का मान E ले लेंगे, इस पर भी चार्ज का मान हम E ले लेंगे, क्योंकि दोनों पर चार्ज का मान एक ही होता है, एक बराबर होता है। हम यहाँ पर Q1 और Q2 का रखेंगे, वैल्यू रखेंगे ना, केवल मान रखेंगे ना। हमको नेचर से तो मतलब नहीं है, यहाँ प्लस माइनस तो लेना नहीं है, हम केवल इसका मान ले लेंगे। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो क्या मिलेगा बाबू आपको, तो इस F के जगह पर F ही लिख लेते हैं हम, और K को K रहने दीजिए और Q1 Q2। तो Q1 पर भी E है मान और Q2 पर भी E है मान, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है। तो सब अब हम टाइम ले रहे हैं, मैं तेजी में भी बना सकता हूं लेकिन मैं टाइम लेके सोच रहा हूं कि आपको मैं समझाऊं, ठीक है ना। पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन समझाना सबसे बड़ी बात है। चलिए तो Q1 इंटू Q2, तो इस पर भी तो दोनों का मान रखेंगे E तो क्या हो जाएगा, बोलिए ना बाबू, E इंटू E स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई बाबू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए। और एक और बात, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स हमने निकाला इनके बीच में, इनके बीच और भी कोई फोर्स लग सकता है क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो वही सिचुएशन मैंने यहां ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन। तो बाबू इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है, तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल दिया हमने। अब बाबू इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है और प्रोटॉन के पास भी क्या होता है बाबू, मास होता है। तो इसका मास हम ले लेते हैं me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका जो मास ले लेते हैं बाबू mt, यानी मास ऑफ प्रोटॉन। और आपको मालूम है कि दो पार्टिकल है, अगर दोनों के पास मास है तो मास के वजह से उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे जी सर हम जानते हैं। तो क्या आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं फॉर्मूला, लिखने में बहुत दिक्कत होगा, टाइप ही नहीं कर पाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही बताता हूं। दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चा कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। याद आया आपको, जी सर, ये 11th में आपको पढ़ना था ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को आपको 11th में पढ़ना था। ठीक है बाबू, तो आगे मैं चलता हूं, Fg को Fg रहने दीजिए और यहां से आइए, m कैपिटल G का कैपिटल G कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 इंटू m2, m1 इसको मानिए, m2 इसको मानिए, m1 इसको मानिए, m2 इसको मानिए, मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहां से हम me m1 के जगह पर, m2 के जगह पर mp और बट्टा आर स्क्वायर। तो यानी इसके बीच हमने, इन दोनों के बीच में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिखा और इन दोनों के बीच में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिखा, और हम इसको इक्वेशन चाहे तो थर्ड मान ले। अब यहां से हम क्या करेंगे बाबू, ये देखिए तो ये कैसे मिलेगा,
तो सर अगर हम इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से डिवाइड कर दे तो ये डाटा हमें मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो देखिए हम इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन थर्ड से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, आइए देख लिया जाए बच्चों। तो इक्वेशन ऑपरेट हम करते हैं, पेशेंस रखिएगा बाबू, ये प्रश्न एग्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बिहार बोर्ड में, नीट में, जेई में पूछेगा नहीं पूछेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कोई भी प्रश्न हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों हमको ऑपरेट करना है क्या, तो सेकेंड इक्वेशन में हमको थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करना है, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फोर्स वाले इक्वेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो बच्चों देखेंगे क्या होगा आपका, जब आप इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए देख लीजिए तो क्या बाबू होगा, k इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और g इंटू एम ई इंटू एम पी बट्टा आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से जो चीजें आपको मिलेंगी वो क्या मिलेंगी बच्चों, तो एफ ई बट्टा एफ जी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो सर ये क्या कर रहे हैं आप, भाई मजाक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस तरह से बाबू क्या हो जाएगा, के ई स्क्वायर और ये जी एम ई इंटू एम पी, और चाहे तो आप इसको कर सकते हैं एल एच एस क्या है भाई हमारा, इसको हम पलट लेते हैं, इसको इधर इसको उधर कर देते हैं, तो के ई स्क्वायर कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी, और ये यही ना था आपका इस इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का एल एच एस यही है। एल एच एस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट का एलएचएस है जो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो के, इसी के बराबर है। तो सर इससे क्या मिला, इतना आप क्यों कर दिए, इससे आपको क्या मिला करने से, तो देखो ना, तुम्हें नहीं ना मालूम है, हमको मालूम चल गया, देखो क्या मिल गया। तो जो मिला आपका के ई स्क्वायर कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो सर कहिएगा कि हमको मालूम है, हम बताएं, तो बताइए सर mlt का पावर -2 होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो भैया फोर्स कोई भी हो, अगर वो फोर्स है तो डायमेंशन फॉर्मूला mlt का पावर -2 ही होगा। और इस तरह से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। अब देखिए कहां हम लोग आ गए, अगर ये हो जाता है 1 तो 1 का मतलब m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 0, और यही आपका क्या है बाबू, RHS है। और इसी को तो हमको सिद्ध करना था कि ये जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, और इस तरह से ये RHS आपको निकल गया। और RHS क्या था भाई, यही ना था कि हमको लाना था कि ये इसके बराबर होता है, और वो आ ही गया आपके सामने। हम यहां लिख देंगे क्या बाबू, ये प्रूफ हो चुका है, यानी हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो होगा ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम k का डायमेंशन फॉर्मूला पता करें, e का डायमेंशन फॉर्मूला पता करें, g का पता करें और m का यहां पर रखें, देन आफ्टर इसको कैंसिल आउट करें। अगर ये आ जाएगा तो हम लिख देंगे कि ये क्या है, डायमेंशन लेस है। तो हमने क्या किया, दूसरे तरीका से निकाल दिया, और ये आपको लास्ट में मैंने सिद्ध कर दिया कि क्या होगा बाबू, ये डायमेंशन लेस होगा। यानी ये जो रेशियो है आपका, ये असल में है क्या, तो भाई ये रेशियो है किसका, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का। आई बात समझ में, क्लियर हो गया आपका। और इसी को हमें सिद्ध करना था बच्चों कि ये क्या होता है, तो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है।
समझ में आई बात? हमने कुछ नहीं किया है बच्चा लोग, बस हमें ये सिद्ध करना था कि ये डायमेंशनलेस होता है। हमको मालूम था बाबू ये के स्क्वायर कहाँ आएगा और जी एम ई इंटू एम कहाँ आएगा। तो हम देखें कि इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं, यानी स्थिर वैद्युतिक बल निकाल लेते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेते हैं, तो हमने निकाल लिया और देखें कि इसका रेशियो ले लेंगे अगर इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ये डाटा हमको मिल जाएगा। और ये जब मिल जाएगा और फोर्स का रेशियो आएगा तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt का पावर -2 और इसका भी mlt का पावर -2 काटेंगे, लिख देंगे क्या है, डायमेंशनलेस है। आई बात समझ में? चलिए, तो मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया। दूसरा क्या काम है हमारा? हाँ, दूसरा काम है कि इसी का वैल्यू निकालना है हमको और उसको कंपेयर करना है। तो सोचिए ना, इसका वैल्यू जो है वो क्या है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चा, तो हम लोग अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, बी नंबर, जिसमें हमें उसका मान निकालना है। तो बच्चों, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी। देखिए ये आएगा कि नहीं आएगा प्रश्न हम नहीं जानते हैं बच्चों, लेकिन हाँ आपको बोला है कि ऐसा ऐसा करिए, तो चलिए करके देखते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहां भाई है, इसका वैल्यू निकालते हैं। के है क्या बाबू? तो आप जान गए होंगे भाई कि के क्या है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते समय हम जो कांस्टेंट लेते हैं वही के है वहां पे, और ये के किसके बराबर होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा तो उसका मान कितना होगा? 9 × 10⁹ के का मान, ये के है क्या? ये के है क्या? तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जब निकालते हैं तो उस समय जो कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही है। तो उस के का मान हमने लिख दिया क्या बाबू? 9 × 10⁹ होता है। बाबू ई यहां पर क्या है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज का मान होता है वो है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज का मान होता है वो क्या होता है भाई? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चूंकि स्क्वायर है तो क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर लेंगे। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? और जब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम आएंगे, नीचे क्या है बाबू? जी। और जी यहां पर क्या है? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बोला था कि टेबल देख लीजिए, टेबल मतलब जो किताब आप देख रहे हैं तो बुक में कहीं ना कहीं टेबल दिया है, जिसमें से आपको इस जी का मान निकालना है, के का मान निकालना है, ई का मान निकालना है, एम ई का मान निकालना है, एमपी का मान निकालना है, फिर रखना है, देन आफ्टर आंसर करना है। तो हमें मालूम है तो डायरेक्ट लिख रहे हैं। जी यहां पर क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है ऐसा यूनिट में? तो 6.67 × 10⁻11। यानी इस क्वेश्चन में आपको कुछ 11 का कॉन्सेप्ट झलक रहा है और 12 का कॉन्सेप्ट झलक रहा है। समझ में आ रहा? यहां से हम ये कर लिए, जी का मान एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आपको याद है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो भैया आपको याद है चाहे नहीं है, हमको तो बताना ही पड़ेगा। 9.1 × 10⁻31 kg आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है लगभग। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है ना? तो हमने क्या कर दिया, इन सारे डाटा को लिख दिया और ये मालूम है कि ये आपका है क्या? तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। ठीक है ना? और ये जो भी काटेंगे आप, मान लीजिए काटने के बाद आ गया x, तो एक बार बोला था कि पहले इसका मान निकाल दिए, तो जो मान निकालेंगे इसका मान कितना आ गया? x आ गया, तो आंसर हो गया। दूसरा बोला है कि ये क्या बता रहा है, ये क्या निर्देश दे रहा है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? तो हम कहेंगे ये जो वैल्यू इनका आया है, इनका जो मान आया है ये x, जब आप काट कूट करेंगे आप खुद से करेंगे, x जो मान आएगा वो क्या बताएगा, क्या दर्शाएगा? तो ये जो x है ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो x है। यानी यहां से जो आप x निकालेंगे काट कूट करने के बाद जो x आएगा वो x क्या बताएगा? तो ये x बताएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? x होता है। तो जो भी x आएगा
वो एक्स क्या बताएगा, तो विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुपात को बताएगा, रेशियो को बताएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था कि इसको प्रूफ कीजिए कि डायमेंशनलेस होता है, कर दिया हमने। दूसरा इसका मान निकालिए, तो भाई मान आपके सामने रख दिया हमने, काट कूट करके आप इसका आंसर कर लेंगे और जो भी आएगा हमने एक्स माना है वो आंसर हो जाएगा। तीसरा बोला है उसी में क्वेश्चन के अंदर ही बोला है कि आखिर ये क्या बताएगा, तो भैया हम जान रहे हैं कि ये है क्या, तो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। तो ये एक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो को बताएगा, ठीक है ना। यानी विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत किसी को, सबको क्लियर हो गया? एक बार यस लिख दीजिए आप लोग, क्लियर हो गया तो हम आगे की तरफ बढ़ें। क्लियर हो गया सब किसी को? अरे कितना तुम लोग फालतू ही कर रहे हो जी चैट बॉक्स में, बिना मतलब के गप सप काहे कर रहा है सब? अपने अपने बारे में परिचय मत दो कि हम कैसे हैं। तुम्हारे बाबू मैसेज से, तुम्हारे चैट से तुम्हारा संस्कार दिखता है, समझे? और तुम्हारे संस्कार को देख के तुम्हारे माँ बाप के संस्कार का लोग पता लगाना शुरू कर देगा। तो आप ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा चैट बॉक्स में बिना मतलब का बात ना लिखें जिससे आपका संस्कार झलके, और जब आपका संस्कार झलकेगा अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो बुरा। सीधे आपके गार्जियन के ऊपर लोग लगाता है कि इसके गार्जियन ने यही संस्कार दिया, इसके माता पिता ने यही संस्कार दिया है। तो क्यों इतना परिचय देना? आराम से पढ़ाई से रिलेटेड बात कीजिए। कोई किसी को कमेंट नहीं करेगा एक दूसरे को, ठीक है ना। कोई कमेंट नहीं करेगा। अगर अच्छे से पढ़ना है तो पढ़िए, और जो फालतू बच्चे हैं उनको मैं चिन्हित करके निकाल दूंगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। आपको क्लास करना है कीजिए, और बिना मतलब के कमेंट बाजी आपस में मत कीजिए आप लोग, ठीक है ना। अपने संस्कार को मत दिखाइए, आपके माँ बाप ने संस्कार क्या दिया है उसको मत दर्शाइए, ठीक है ना। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम नहीं चाहते कि आपके बारे में कुछ हम अच्छा कहें। तो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में? तो बाबू आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं खड़ा हूं साइड में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए रुक के वीडियो, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां नोट करेंगे तो फिर समय हमको नहीं मिलेगा। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सके। तो चलते हैं बाबू अगले प्रश्न की तरफ। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। इनका रेशियो हमें चेक करना था कि डायमेंशनलेस होगा, कर लिया हमने। इसका मान हमने निकालने का तरीका बता दिया, और ये भी बता दिया कि इसका जो मान निकलेगा वो क्या संदेश करेगा हमें, क्या दर्शाएगा हमें। तो बाबू इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुपात को दर्शाएगा। समझे बच्चा पार्टी? तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन क्या है बच्चा पार्टी, इसको भी देख लेते हैं। तो प्रश्न 4 आपका क्या कहता है, देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन आपका 4, 4 पॉइंट चार्जेस QA बराबर इतना, QB बराबर इतना, QC बराबर इतना एंड QD बराबर इतना आर लोकेटेड एट द
कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी, यानी एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर पे, उसके कोने पे क्यूए चार्ज, क्यूबी चार्ज, क्यूसी चार्ज और क्यूडी चार्ज क्या है, लोकेटेड है, दर्शाए गए हैं। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, और जो स्क्वायर है उसका साइड कितना है बाबू, 10 सेंटीमीटर है। कह रहे व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो बताइए उस स्क्वायर के सेंटर पे, केंद्र पे एक चार्ज है जो कि 1 माइक्रोकूलम है, जिसको रखा गया है। तो बताइए वह कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या कहिए कि उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, आप इसको निकालिए। समझे बच्चों? तो क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? आप समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो चलिए मैं बनाता हूं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, और 1 माइक्रोकूलम चार्ज को कह रहा है कि आप क्या कीजिए, उस स्क्वायर के सेंटर के ऊपर रख दीजिए। चलिए देखते हैं बुआ। बाबू पेशेंस रख के पढ़िए जी, आप लोग को पढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं बुआ, यहाँ पढ़ा रहा है कोई आपको, पढ़िए। एक्स्ट्रा आपको समय निकाल के हम आपको पढ़ाने बच्चा आए हैं, कॉपरेट नहीं कीजिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपका 4 का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो बाबू एक स्क्वायर है, समझे, जिसके कॉर्नर 4 दिए गए हैं, ए बी सी डी। चलिए कहीं से मानना शुरू कर दीजिए, इस कॉर्नर को मानिए, और आप याद कीजिए कि ए में जो चार्ज था वो 2 माइक्रोकूलम था, पॉजिटिव था। बी पे जो चार्ज था वो -5 माइक्रोकूलम था, नेगेटिव था। सी पे जो चार्ज था आपका वो 2 माइक्रोकूलम यानी पॉजिटिव था। और आपका इस कॉर्नर पे भी चार्ज था, डी पे था, वो 5 माइक्रोकूलम था यानी -5 माइक्रोकूलम था, तो ये नेगेटिव था। तो इस पर जो चार्ज है आपका, ये आप इस कॉर्नर का नाम रख लीजिए ए, यानी क्यू ए बराबर आपका 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी बराबर, तो ये माइनस हम दिखाए हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 5 माइक्रोकूलम, माइनस हटा दी क्योंकि माइनस हम लगा चुके हैं ऑलरेडी बच्चों। क्यू सी बराबर आपका 2 माइक्रोकूलम, और आपका क्यू डी बराबर, चूंकि निगेटिव है और मान कितना है 5 माइक्रोकूलम। और ये जो स्क्वायर है बच्चा, ये जो स्क्वायर है इसका साइड कितना है बच्चा, तो 10 सेंटीमीटर है सर। कितना है बाबू, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है, कह रहा है कि एक और चार्ज है जो कि इस स्क्वायर के सेंटर के ऊपर है, 10 सेंटीमीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाबू, इनके बीच ये जो साइड दिया है स्क्वायर का, कितना दिया है बाबू, साइड दिया है 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ठीक है। कह रहा है कि इसके ऊपर एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, सेंटर के ऊपर, ठीक है ना। और इसी के ऊपर पूछ रहा है कि बताइए कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अब समझ गए होंगे। लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज अगर आप देखे होंगे बाबू, तो लैंग्वेज से हो सकता है कि बातें क्लियर ना हो रही हो, लेकिन चीजें आपको पता चल रही है ना कि यहाँ पे क्या बोला। अब मैंने पिक्चराइज कर दिया इसको, तो और ये तो आप बना ही सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे इसको हम लोग बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों बना दिया जाए। चलिए अब ये पॉजिटिव है, शुरू करते हैं। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा बाबू, बोलिए बोलिए सर। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का देगा, तो ये प्लस प्लस को धक्का देगा इधर की तरफ, और फोर्स का नाम रख लेते हैं हम F1, ठीक है। ये निगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा भाई, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा भाई, तो धक्का देगा।
रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देता है भाई, तो ये F3 हो गया। और ये निगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा बच्चा, तो अट्रैक्ट करेगा, ये F4 हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा उसको लिखते हैं बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत से, बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है, वह नेट फोर्स उसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। यानी किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाला जो कुल बल होगा, दिए गए सभी चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, सदिश योग होगा। हम उसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है सबको जोड़ेंगे आपस में, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। यानी इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, तो जितना भी फोर्स लग रहा है इसको छोड़ के जो भी चार्ज पार्टिकल है जो भी लगाएंगे उसका वेक्टर सम होगा। चलिए हमने लिख दिया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ठीक है बच्चा पार्टी, अब चलते हैं। चूंकि बाबू देखेंगे थोड़ा सा, एक बार आपको जो लोग क्लास किए होंगे मेरे पास, उनको मैंने बताया था कि अगर जहां कहीं भी बाबू दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, तो उसके बारे में एक बार आप ख्याल करेंगे कि क्या दोनों का मान इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो क्वेश्चन और आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है ना। देखिए ना, यहाँ पे ये और ये फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, और ये फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये आपस में ये फोर्स बराबर हो जाते हैं तो भैया ये क्वेश्चन बनाना बहुत हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आइए पहले हम शुरू करते हैं, F1 और F3 फोर्स को निकाल के देखते हैं कि इनका वैल्यू कितना होगा। अब चूंकि सेंटर पर है ये चार्ज, इस चार्ज से इसकी दूरी अगर r होगी बाबू, तो इससे भी क्या होगी, r होगी। इस कॉर्नर से भी इसकी दूरी क्या होगी, r होगी, और इस कॉर्नर से इसकी दूरी क्या होगी, r होगी। क्योंकि स्क्वायर यानी वर्ग के कोने से, कॉर्नर से उसके सेंटर की दूरी क्या होती है, हर एक कॉर्नर से बराबर होती है। तो यहां से ये r, ये r, ये r, ये r, तो सब r होगा जनता। तो चूंकि आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम चल रहे हैं कि F1 और F3 फोर्स निकाल के देखते हैं। F1 फोर्स निकालेंगे तो F1 फोर्स जो है इसके और इसके बीच लग रहा है। तो आइए देखते हैं। तो K को K रहने दीजिए, Q1 इंटू Q2 इनके बीच लग रहा है। तो एक है आपका 2 माइक्रोकूलम और एक है आपका 1 माइक्रोकूलम। तो यहां लिखेंगे 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 और 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, क्योंकि माइक्रोकूलम को कूलम में बदलना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई K को K रहने दिए हम, इसका मान जब जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे। अब इनके बीच का डिस्टेंस हम R लेते हैं, तो R स्क्वायर हो जाएगा। F1 का मान कुछ यह आ गया, F2 का मान नहीं निकाल के मैं F3 का मान डायरेक्ट निकालता हूं। तो F3 किसके बीच लग रहा है भाई, तो इसके और इसके बीच में। तो K को K रहने दीजिए, और F3 जो लग रहा है इसके और इसके, तो ये 1 और ये 2। तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 और 2 इंटू 10 टू दी पावर -6। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, हमने F1 निकाला इनके बीच और F2 निकाला इनके बीच, और दोनों का वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। क्या बच्चों, तो ये आपस में क्या है बाबू, जो फोर्स हमने निकाला बाबू ये बराबर है। ठीक है, मान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बराबर है। तो प्यारे बच्चों अब क्या होगा, यहां पर आप क्या देखें कि सर F1 और F3 तो बराबर हो गया, F3 बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो क्या हो गया, आप जानते हैं कि दो फोर्स है, ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है और मान बराबर है। तो भाई दो फोर्स अगर हो, दो वेक्टर अगर हो, दोनों का मान आपस में बराबर हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उनका एडिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए F1 इधर लगा, F3 इधर लगा, इसका मान 5 न्यूटन, इसका मान कितना बाबू 5 न्यूटन, और इधर ये लेंगे तो बाबू इधर निगेटिव एक्स, इधर लेंगे तो पॉजिटिव एक्स।
तो पॉजिटिव एक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 न्यूटन आई, और इसको क्या लिखेंगे 5 न्यूटन माइनस आई, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा एडिशन 0 हो जाएगा। अरे दादा ये क्या हो गया भाई, F1 F3 बराबर हो गया भाई, तो बराबर हो गया तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अरे 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 क्या F2 और F4 भी आपस में बराबर हो सकता है? देखिए तो F2 किसके चल रहा है, इसके बीच 5 और ये 1, देखिए के दोनों में वही के सब में रहेगा, R तो डिस्टेंस सेम है, यहां करेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -6 और यहां पर 1 इन 5 इंटू 10 टू द पावर -6, इसके लिए 1 इंटू 10 टू द पावर -6, इसके लिए 5 इंटू 10 टू द पावर -6, अब बीच का डिस्टेंस फिर से बराबर है, तो यहाँ F2 और F4 भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ क्या देखें आप, यहाँ देखें हेयर कि F1 का जो मान है वो F3 के मान के क्या है बराबर है, ठीक है ना। अब बन गया क्वेश्चन जनता, देखेंगे। और सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम बात करें तो F2 का मैग्नीट्यूड भी F4 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है ना, बराबर होगा। चार्ज का मल्टीप्लिकेशन दोनों में सेम है, बीच का डिस्टेंस सेम है, तो इस तरह से बाबू क्या होगा यहां भी बराबर होगा, तो F2 F4 के बराबर होगा। इससे क्या फायदा हुआ तो चलिए देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम एफ नेट को निकालना चाहते थे बच्चा पार्टी, एफ नेट क्या होगा F1 प्लस F3 प्लस F2 प्लस F4, ठीक है बच्चा पार्टी। इस तरह से F1 F3 को मैंने अलग कर लिया और F2 F4 को अलग कर लिया, तो इन दोनों का एडिशन F1 और F3 दूसरे का अपोजिट है, तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। और F2 और F4 अपोजिट है, मान बराबर है, तो इन दोनों का एडिशन भी क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 0 न्यूटन, यानी आपको इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो कितना लगेगा 0 न्यूटन, समझे। और ये आप देख के आंसर कर सकते थे, समझे, इतना करने की जरूरत नहीं थी। देखते अच्छा इनके बीच का फोर्स, ये जो चार्ज Q1 इंटू Q2, यहाँ भी Q1 इंटू Q2 करेंगे तो सेम आएगा, बीच का डिस्टेंस सेम है, तो ये फोर्स बराबर होगा। यहाँ पे आएंगे इनके बीच में, तो ये 1 और ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे, और R बीच का डिस्टेंस, ये 5 और 1 मल्टीप्लाई बीच का डिस्टेंस R सेम होगा, ये फोर्स सेम होगा, तो इनका ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, और इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे बच्चा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर दे आपको तो बिना बनाए भी आप इसका आंसर कर सकते हैं बच्चा पार्टी, समझे। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी, तो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है बच्चा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से चौथा क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया बन गया। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हमने लिया है, इस क्वेश्चन को आप देखिए गौर से और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चन अब आप बनाएंगे, आज के लिए इतना ही जनता, कल मैं और आगे बढ़ाऊंगा इस क्लास को, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको आप खुद से आंसर करेंगे। कल हम आपसे आंसर पूछेंगे इसका ABCD क्या होगा इसका आंसर, आप इसका आंसर बताएंगे हमें, समझे। कल आते आते पहले चैट में आप इसका आंसर लिखेंगे, देन आफ्टर हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आप ये क्वेश्चन कल खुद बना के इस क्लास में लाइव आएंगे, ठीक है ना। और बाबू प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, पढ़ने की भावना से इस क्लास में जुड़िए, क्योंकि 1 घंटा आपका समय जो लग रहा है ना, बहुत कीमती समय लग रहा है। इस कीमती समय का उपयोग और सही से करेंगे तो प्यारे बच्चों आपके लिए बेहतर होगा, समझे। मान लीजिए 1 घंटा समय के लिए आप लगा रहे हैं अपना और कुछ मिला आपको नहीं, तो उससे क्या फायदा होगा। तो 1 घंटा समय लगा रहे हैं तो उसका उपयोग कीजिए आप ना, तो अच्छे से पढ़िए। काहे हम कुछ बोले आपको, आप समझदार हैं खुद, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसका आंसर हम कल आपसे पूछेंगे, और नहीं तो इसको फिर हम कल बनाएंगे, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी का आने वाला समय मंगल हो। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, भारत माता की जय।